welcome all of you and congratulate you for coming up with flying colors in your CSE, the CS entrance exam. Okay, heartiest congratulations to all of you, your parents. So now everyone, it's time to get over CS EAT and move ahead, take a step ahead in life. CS EAT is done and I'm sure you must have celebrated for a couple of days also now. But now we all together have to get over it. एंड हमेशा आप जानते ही हो कि लाइफ में सक्सेस का मंत्र यही है कि हम जो अचीव कर लिया है उसके ऊपर ही खाली खुशी न मनाते रहें, आगे तुरंत आगे बढ़ने की हमको सोचना चाहिए सो दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस कैन बी अटेन्ड. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर टुगेदर. ओके, और आपने देखा भी है कि लाइक क्लास 12th आपने करा, तुरंत आपने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को आगे CS करना है, इमीडिएटली आपने स्टार्ट किया, देखिए रिजल्ट भी आ गया, आप क्लियर भी हो गए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट फर्दर विद योर एग्जीक्यूटिव लेवल प्रिपरेशन. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट्स टॉक अबाउट CS एग्जीक्यूटिव नाउ. So whenever you want to achieve something in life, first of all very important thing is that you have to set a goal. तो गोल आपने ऑलरेडी सेट करा हुआ है और वो गोल आपने क्या सेट करा हुआ है? CS EAT, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, ये सब नहीं है गोल. गोल क्या है आपका? गोल है आपका ये, दिस इज योर गोल. Isn't it or not? Or was your goal to clear CS EAT? क्या ये लाइफ का गोल था? CS EAT क्लियर करना है. अगर यही गोल था तो वो तो हो गया है, पूरा काम खत्म हो चुका है. बट काम नहीं खत्म हुआ है ना. आपका गोल क्या है? यू हैव टू बिकम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. इट वॉज नॉट जस्ट दैट यू वांटेड टू क्लियर CS EAT. It is not just that you want to clear CS executive, you have to become a professional. So always keep very much clear in your mind that your goal is to become a qualified company secretary, right? हमेशा ये ध्यान में रखिए, कभी अपने मुंह से निकालिए ही मत कि मैंने CS EAT करना है. अभी आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो? हम CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं. नहीं, आप CS एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर रहे हैं. इज दैट राइट एवरीवन? अपने आप को भी हम गलत क्यों समझाएं? हमें CS एग्जीक्यूटिव करना है, हम CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं. नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑन द रोड टू pursuing the course of company secretaryship, right? So this is what you can see on the screen right now, the positive attitude. Attitude matters a lot. अगर हम दबे हुए एटीट्यूड से काम करेंगे, मन बुझा के काम करेंगे, खुद हमको ही क्लैरिटी नहीं होगी, डर के सहम के काम करेंगे, तो कैसे मज़ा आएगा, कैसे अच्छा काम होके निकलेगा? सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग एनीथिंग, बी इट दिस कोर्स दैट यू आर डूइंग और एनीथिंग इन लाइफ दैट यू वांट टू डू. Even if you want to cook a dish which you have never cooked before, or you have never cooked only and you want to create some dish, you need a positive attitude or not? For such a small thing also you need a positive attitude. आप बिलीव करोगे अपने में कि नहीं यार ट्राई करते हैं, कर लेंगे, तो ही तो कर पाओगे ना. अगर अपने में बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे? सो दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड विच इज नीडेड नॉट जस्ट टुडे और एट द लास्ट डे. नो, इट इज नीडेड थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ CS. थ्रू आउट द जर्नी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा. जैसा कि आप देख रहे हो मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब मैन्युफैक्चर किया था, सो ही फेल्ड ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स बिफोर फाइनली इन्वेंटिंग द बल्ब. तो जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई आपको कितना फेलियर देखना पड़ा, तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कितना अच्छे से जवाब दिया कि नहीं, दैट वाज नॉट अ फेलियर. व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज दैट इन्वेंटिंग बल्ब वाज अ 2000 स्टेप प्रोसेस and I had to accomplish those 2000 steps. तभी after each step I got closer and closer and closer and closer to inventing the bulb. So जितनी भी दुनिया की बड़ी चीज़ें वो कभी ना कभी इम्पॉसिबल ही लगता था. किसको पता था मणिपुर के एक छोटे से गांव से आने वाली लड़की ओलंपिक्स में मेडल जीत लेगी, जो कि अभी अभी रिसेंटली हुआ है. आप देखिए वेट लिफ्टिंग में. तो यू नेवर नो, सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगता है. अरे तुम थोड़ी कर पाओगे, अरे ऐसा थोड़ी, तुम कहाँ कर पाओगे? तो किसके माथे पे लिखा है कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा? कोई हम में बिलीव करे उससे पहले हमें खुद अपने ऊपर बिलीव करना पड़ता है कि हम कर सकते हैं. ट्राई करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है ना? So now you know very well the stages in CS course. Already you accomplished the first one. Now you are at this stage, and then of course after clearing your CS executive you will land on the last stage.
the CS professional, and then after you will be a qualified company secretary. So बेटा जो अब आप जिस लेवल पे आ गए हो CS एग्जीक्यूटिव जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना है एज़ कम्पेयर टू CS ईट जो आपने करा है. पढ़ाई के साथ साथ जो आप अपनी बुक स्टडी करोगे उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट सम वेरी इंपॉर्टेंट behavioral and personal personality traits are needed which you have to imbibe as a human in yourself, because जिस तरह की स्टडीज़ अब आपको करनी है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे लिखा देख रहे हो इस समय, ये आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है. इनके बिना किसी भी चीज़ को, किसी भी एक बड़े गोल को अचीव करना मुश्किल है. अगेन आई विल से कि ये जो सारे बातें आप यहाँ लिखा देख रहे हो, दे आर नॉट जस्ट फॉर यू नो द CS कोर्स. जैसे हम लोग ने अभी स्पोर्ट्स की बात करी थी, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है आपको, या आपको लेट्स से एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक आर्टिस्ट बनना है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी एक गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, ये ट्रेट्स आपको चाहिए ही चाहिए. जैसे पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8 देखिए, बताइए क्या लगता है, क्या इसके बिना कुछ भी अचीव हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. कोई हम पे बिलीव करे ना करे, हमें खुद को तो अपने ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा ना. और सारी दुनिया हम पे बिलीव करती है लेकिन हम खुद ही अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, तो विल वी बी एबल टू डू एनीथिंग worthwhile? Not possible. So self confidence. Then have a look at point number 11, optimism. Optimism का मतलब क्या होता है? You are always working, we are always working in hope for a better future. That is optimism. ठीक है, जो दुनिया ने पैंडेमिक सब फेस करा तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होके ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना, कि हम लोग पेसिमिस्टिक है. पेसिमिस्टिक मतलब देखना, अभी तो हुआ ही क्या, अभी देखना क्या होगा, अभी देखना क्या होगा, कुछ बचेगा नहीं. क्या हम लोग ऐसे बातें करते हैं हर समय? नो, वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि लेट्स आज का दिन निकालो, फ्यूचर विल बी बेटर. तो उसी तरह से हमारी स्टडीज़ हैं. देर आर डेज, there are highs, there are lows, there are days when you are doing very good, there are days when you're not doing that good. तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है. Optimistic का मतलब we should wait. There's always a future, and future if you are working positively will always be better. Okay. Then if you have look at point number 4, closely linked to point number 8, when you have self-confidence, there is self-determination. सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? हमको अपने आप को खुद को ही मोटिवेट करते रहना पड़ेगा. टाइम टू टाइम हमको खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि नहीं, लगे रहो. इसलिए ये बेटा पढ़ाई बहुत सारी है, कठिन नहीं है लेकिन बहुत सारी तो है. कठिन कुछ भी नहीं होता है. जिस चीज़ के पीछे आप पड़ जाओ कि हमको करना ही करना है, उसमें कठिनाई क्या है? फिर वो अचीव करना ही करना है. लोग तो पहाड़ माउंटेन चढ़ जाते हैं, बस पक्का कर लेते हैं. करना है तो फिर करना है. जो भी मुश्किलें आएंगी उनसे लड़ेंगे, उनको पार करेंगे, हार नहीं मानेंगे. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आज हमने बहुत मेहनत कर ली, उससे कुछ नहीं होगा. ये आपको कांस्टेंट, देखो पॉइंट नंबर 5 के हार्ड वर्किंग एटीट्यूड. और एटीट्यूड क्या होता है? इट्स नॉट अ वन डे अफेयर. एटीट्यूड इट्स अ वे ऑफ लाइफ. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड इज अ वे ऑफ लाइफ. वे ऑफ लाइफ मतलब हम अपनी ज़िंदगी डे टू डे बेसिस पे इस तरह से ही चलाएंगे. Then you got to have commitment, you should be forward looking and you should have courage. ठीक है, जो पहले दूसरे पॉइंट आप देख रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल माइंड, वो तो बेटा क्या है, जब इतना सारा आप पढ़ाई करते हो, इतनी सारी नई नई चीज़ें सीखते हो, करते हो, तो अपने आप आपका जो है एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड डेवलप होता चला जाता है. ठीक है. सो जिस सेगमेंट पे आप आ चुके हो अब इस समय, वो एग्जीक्यूटिव लेवल. जैसा आप देख रहे हो, CSE तो प्रोफेशनल के बीच में सेंटर में आ रहा है एग्जीक्यूटिव. तो आप ये समझ लो एक तरह से जो आपकी बॉडी का सेंटर है, जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो बॉडी के सेंटर में चलता है नर्वस सिस्टम, तो ये समझ लो एग्जीक्यूटिव लेवल वही है. ये आपके पूरे कोर्स का नर्वस सिस्टम है. इसको अगर आपने हैंडल कर लिया और अच्छे से कर लिया तो प्रोफेशनल लेवल को क्वालिफाई करना कोई भी मुश्किल की बात नहीं रह जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल अच्छे से करते करते आपके पास इतना ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग माइंड क्रिएट हो जाता है, एक एनालिटिकल माइंड क्रिएट हो जाता है कि प्रोफेशनल लेवल पे जो चीज़ें भी होती हैं उनको अपने आप से पढ़ के समझना करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है. ठीक है. सो CSE के बाद अब जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं. रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है बेटा? अब रजिस्ट्रेशन पहले दोनों मोड्स में चलता था CSE का, फिजिकल मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी. बट नाउ एज यू माइट ऑल्सो बी नोइंग, the registration is only and only possible in online mode.
थ्रू ICSI स्मैश पोर्टल। जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको ICSI में डिपॉजिट करनी पड़ेगी दैट इज 10,100। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, 31 जुलाई, if you are willing to appear for one of the modules in December 2021. Is that okay? अब क्योंकि आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाओगे, so you cannot appear for both the modules in December 21. You can appear only in one of the modules. ठीक है? And it is always good to appear for module number 1 because module number 1 को आप समझ लो हाथी, और मॉड्यूल 2 को समझ लो हाथी की पूछ। तो हाथी निकल गया तो फिर किसी मान लो एक छोटा सा रास्ता से आपको एलिफेंट को पास करवाना है, तो आपने पूरा एलिफेंट की बॉडी पास करा दी तो फिर पूछ तो निकल ही जाएगी ना, टेल तो निकल ही जाएगी। सो इसीलिए आपको पहले फोकस किस पे करना चाहिए, जो ज़्यादा जिसमें आपको एफर्ट डालना। वो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका मॉड्यूल 2 है उसमें 2 पेपर्स MCQ हैं, 2 of the papers are multiple choice questions. So that is why module 1 में थोड़ा ज़्यादा आपको effort put up करना पड़ता है. So please be focused on this date, that is 31st of July 2021. इस डेट के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप दिसंबर में एक भी मॉड्यूल नहीं दे पाओगे, फिर आपको किसका वेट करना पड़ेगा, जून का। जून में फिर आप बोथ दे सकते हो लेकिन दिसंबर में आप नहीं दे पाओगे. So that is why this date is of great prominence that you should keep in mind. Now here comes the subject matter that you are going to see in your CS executive level. So there are 2 modules, module 1, module 2. You can call them group 1, group 2, and each module contains 4 papers. As you can see over here, paper 1, 2, 3 and 4 comprise module 1. Paper 5, 6, 7 and 8 comprise module 2. Now, since you are going to get your registration done by 31st of July, you will be eligible for giving one of the modules in December, whether module 1 or module 2, but you know the rational thing is always to go ahead with module 1. अच्छा, अब module 1 जो 4 पेपर से comprise करता है और module 2 5 पेपर अगले 4 पेपर से comprise कर रहा है. अगर आप सोचो कि चलो हम एक मॉड्यूल देते हैं और हम क्या करते हैं पेपर 1, 2 और पेपर 7, 8 दे देते हैं, ये नहीं कर सकते. हम लोग इतनी खिचड़ी नहीं बना सकते कि इधर से 2 पेपर दे देते, इधर से 2 पेपर दे देते, ये नहीं पॉसिबल है. एक बार एक स्टूडेंट ने ये भी क्वेरी करी थी, इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया ये बात एक्सप्लेन करना कि ऐसा करते हैं, अच्छा 4 पेपर देने हैं ना एक बार में, तो पेपर 1, 2, 6 और 7 दे देते हैं. नो नो नो, एक मॉड्यूल दे सकते हो आप. अगर आप चूज़ करते हो मॉड्यूल 1 देंगे तो आपको पेपर्स कौन से देने पड़ेंगे, 1, 2, 3 एंड 4. अगर आप चूज़ करते हो कि मेरे को मॉड्यूल 2 देना है तो पेपर्स कौन से देने पड़ेंगे आपको, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच देम. तो अब मॉड्यूल 1 के जो आपके पेपर्स हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इस सब्जेक्ट को पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं JIGL. देन कंपनी लॉ, देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, इसको हम लोग पॉपुलरली नाम देते हैं SBEC. And then here you have tax laws. So the good thing that you can see on the screen, even in your first module, one of the paper is MCQ. तो MCQ का मतलब जानते हो, जो CS ईट पे दे के आए हो वो MCQ है कि एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट वाला मार्क करना होगा. लेकिन पेपर नंबर 1, 2 और 3 जो आप मॉड्यूल 1 में देख रहे हो वो MCQ नहीं है, मतलब वो 100 मार्क्स का आपका पूरा रिटन पेपर होगा. जैसे आपने 10th में या 12th में दिया, पूरा 100 फुल मार्क्स का रिटन पेपर. पेपर 4 भी पूरा 100 मार्क्स का है. जो टैक्स लॉज हैं, द डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में GST कवर होता है, वो पूरा MCQ है. 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन. मॉड्यूल 2 पे अगर आ जाए तो यू कैन सी 2 पेपर्स आर MCQ. CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये 2 पेपर्स जो हैं वो 2 पेपर्स क्या हैं, MCQ. इसके अलावा जो 2 पेपर्स और रह गए, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, जिसको बोलते हैं हम लोग SLCM, एंड इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इसको नाम दिया जाता है EBCL. तो ये दोनों पेपर्स आपके कंप्लीट थ्योरेटिकल पेपर्स है, लेकिन ये आपको MCQ मिल जाएंगे. अब इनमें एग्जैक्टली कवर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. ईच पेपर, एज यू कैन सी,
JIGL, company law, SBEC, tax law, and if you talk over here, CMA, SLCM, EBCL, FSM, each paper is of 100 marks. So उस हिसाब से बेटा मॉड्यूल 1 कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स, और मॉड्यूल 2 भी कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स. सो टोटल आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए, पूरा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए टोटल कितने मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा, 800 मार्क्स का. राइट एवरीवन? खाली मॉड्यूल 1 देने से CS एग्जीक्यूटिव नहीं क्लियर होगा, आपको दोनों मॉड्यूल्स अपीयर करने पड़ेंगे. लेकिन अभी दिसंबर में आप कितना अपीयर कर सकते हो, जस्ट वन ऑफ द मॉड्यूल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पेपर्स. तो मॉड्यूल 1 के जो 4 पेपर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये मॉड्यूल 1 के 4 पेपर आपके सामने हैं. इनका क्या सेटअप है, जैसे जो पहला पेपर है आपका, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं JIGL, Jurisprudence, Interpretation and General Laws. This is one of the most interesting papers because this is talking about jurisprudence. Jurisprudence का मतलब होता है कानूनी क्षेत्राधिकार किस तरह से इस्टेब्लिश करा गया, उस पूरी लॉज का जन्मदाता कौन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो आप, लॉ की उत्पत्ति शुरुआत कैसे हुई, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते हो, लॉ में जो भी कुछ लिखा गया उसको इंटरप्रेट कैसे करा जाए, इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हो. फिर जनरल लॉज आ जाती हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. जो हम जब भी कोई हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, तो स्टैम्प लॉज, स्पेसिफिक रिलीफ, जनरल क्लॉजेज, देन CPC, CRPC आप देख रहे हो, क्रिमिनल कोड, सिविल कोड, आर्बिट्रेशन, जब दो कंपनियों में झगड़ा हो गया तो उनके झगड़े को जो सल्टा रहे, कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो विदाउट गोइंग टू कोर्ट जो उनके झगड़े को सल्टा रहे, आर्बिट्रेटर. तो ये सारे जनरल लॉज एंड द ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉज और उनका इंटरप्रिटेशन. तो ये पेपर आपका पेपर नंबर 1. देन पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड हो जाता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 पे. कंपनियां कैसे सेटअप होती हैं, क्या क्या एरियाज कवर होते हैं, कंपनी की मीटिंग्स कैसे होती हैं, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, कंपनी किस तरह से डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करती है. और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 10 मार्क्स का उसमें पुटअप करा गया है कि एज अ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है विज अ विज, दैट इज एज कंपेयर टू द कंपनीज. बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप कंपनी में क्या रोल प्ले कर सकते हो, किस तरह से आप कंपनी के एक अच्छे लाइजनिंग ऑफिसर बन सकते हो और किस तरह से अपने रोल को जस्टिफाई कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी लॉ के पेपर में पढ़ाई जाती हैं. देन एक पेपर है आपका SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. नाम ही पूरा है, सारा पूरा पेपर नाम में ही छुपा है. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज लाइक सेटिंग अप ऑफ HUF, सेटिंग अप ऑफ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, setting up of a partnership, setting up of a private company, setting up of a public company, setting up of OPC. ये क्या है, अलग अलग तरह की बिजनेस एंटिटीज़ हैं. तो इनको कैसे सेटअप करा जाएगा, और जो चीज़ सेटअप होती है कभी ना कभी वो बंद भी होगी, तो जब बंद होने का टाइम आएगा तो उसका क्लोजर कैसे करा जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड इट्स क्लोजर. तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस. अगर आपको आउटसाइड इंडिया बिजनेस सेटअप करना है तो वो कैसे होगा, प्रोफेशनल फर्म्स यानी कि आप अगर अपनी कंपनी सेक्रेटरी की फर्म सेटअप करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर पाओगे, वाइंडिंग अप बिजनेस का कैसे होगा, क्या रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस और क्या कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ को सेटअप करने के लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, प्रैक्टिकल पेपर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमको सेटअप करना पड़ता है. एंड देन द लास्ट पेपर जो अभी हम लोग ने बात करी MCQ है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली क्या कवर हो जाता है बेटा, GST, और डायरेक्ट टैक्स में क्या कवर होता है, द इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट. एवरीबडी इज क्लियर. देन आ जाता है आपको मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 2 में अगेन 4 पेपर, पेपर 5, 6, 7 एंड 8. सो पहला पेपर जो MCQ है CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो ये 2 पोर्शंस है इसमें. 1 पोर्शन 60 मार्क्स इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अदर पोर्शन 40 मार्क्स इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली आप पढ़ते हो किसके बारे में, कॉस्टिंग. कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाने जाते हो तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, प्रोसेस की कॉस्ट, वो सब कैसे निकाली जाती हैं.
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ते हो, सारा कुछ रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट कंपनी से रिलेटेड। कंपनी शेयर इशू कर रही है, कैसे रिकॉर्ड होना है, कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, कैसे रिकॉर्ड होना है, कंपनी मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, कैसे रिकॉर्ड होना है उसके बुक्स में, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, उसकी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होना है, कंपनी इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कर रही है, मतलब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, कैसे रिकॉर्ड होना है, एवरीथिंग रिस्पेक्ट टू कंपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग उसकी बुक्स में कैसे होनी है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पेपर। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, SLCM, SLCM, सिक्योरिटीज लॉज। Okay, so as you can see over here, security laws, the first portion which comprises of 70 marks, and capital market and intermediaries, the second portion which comprises of 30 marks. तो security laws में क्या क्या आ जाता है, SLCM को पॉपुलरली इस नाम से भी जाना जाता है, सेबी का पेपर। सेबी का पेपर मतलब कई लोग मार्केट में आपको बात करोगे सीनियर्स या कुछ तो SLCM ना कह के कह देंगे कौन सा पेपर, सेबी वाला। तो सेबी वाला पेपर का मतलब है यही SLCM। क्यों, आप जानते हो सभी लोग कि कैपिटल मार्केट का सारा रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट का सारा रेगुलेशन किसके हाथ में है, सेबी के हाथ में। तो कंपनीज एक्ट ने अगर बोनस इशू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं तो वो तो हैं ही, साथ ही साथ सेबी ने भी अपनी एडिशनल गाइडलाइंस बना दी हैं जो एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ेंगी बोनस शेयर्स इशू करते समय, या इक्विटी शेयर्स इशू करते समय, या राइट शेयर्स इशू करते समय, या एक्विजिशन करते समय, या मर्जर करते समय। हर चीज़ के लिए सेबी ने भी अपनी गाइडलाइंस बना दी हैं जो एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो सब क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है, कैसे ये सब करा जाता है, वो आप पढ़ते हो सिक्योरिटीज़ लॉज में। सिक्योरिटीज़ का मतलब हो गया शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़। कंपनी और इन्वेस्टर, हम अगर इन्वेस्टर हैं और एक कंपनी है तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में जो लोग पूरा ब्रिज बनाते हैं, जो लोग लिंक बनते हैं, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में जो लोग लिंक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। जैसे हो गए स्टॉक ब्रोकर, जैसे बैंकर, मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, ये सब कौन होते हैं, इंटरमीडियरीज। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तब अल्टीमेटली इन्वेस्टर अपना रुपया लगा पाता है और वो रुपया किस तक पहुंच पाता है, कंपनी तक। तो वो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कौन कौन है और वो कैसे फंक्शन करते हैं वो आप पढ़ते हो इस सेकेंड पोर्शन में। फिर पेपर नंबर 7 जो है EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, EBCL। तो इसमें 3 पोर्शंस हैं बेटा, 40, 25 एंड 35 मार्क्स रिस्पेक्टिवली के। E मीन्स economic laws, B means business laws, and C means commercial laws. तो economic laws, business laws and commercial laws. तो economic laws में जैसे आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट, अगर दूसरे देश में हमारा व्यापार है, बिजनेस है, वो कंपनीज जो बैंकिंग का काम कर रही है लेकिन जिन्होंने बैंकिंग लाइसेंस नहीं ले रखा है वो कहलाती हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फिर देन जो अगर हम लोग आ जाएं कमर्शियल लॉ में, तो आप अगर कंज्यूमर हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप उससे हैप्पी नहीं हो तो आपको क्या राइट्स मिलेंगे एज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंपटीशन लॉज, ये सब बनाई गई हैं। एंड देन आ जाता है द कमर्शियल लॉज, बिजनेस लॉज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब किस में कवर हो जाते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में। And then the last paper, financial and strategic management, which is again an MCQ paper comprising of 2 portions, financial management ये practical है और strategic management ये theoretical है, लेकिन पूरा पेपर आपसे पुटअप किस फॉर्म में होगा, MCQ फॉर्म में। So financial management and strategic management। तो financial management किस बारे में बात करता है कि एक कंपनी अगर पैसा इकट्ठा कर रही है, बैंक से ले रही है, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कैसे करेगी, अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करेगी, ये सारी चीज़ें किस में कवर होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या कवर हो जाता है कि किस तरह से एक बिजनेस किस स्ट्रेटेजी को अपना के अपने आप को आगे बढ़ाएगा। अगर हमारे रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट करा है तो हमको क्या स्ट्रेटेजिकल चेंज लेके आने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रेटजीज नई अपनाने की ज़रूरत है, उस सब के बारे में बात करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
तो ये हैं आपके 8 पेपर्स जो आपको पूरे स्टडी करने हैं अपने दोनों मॉड्यूल्स को क्लियर करने के लिए. ओके, नाउ व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया. अगर आप एक मॉड्यूल देते हो, जो कि अभी आप लोग एक ही दे पाओगे दिसंबर में, तो आपको अभी ध्यान होगा मैंने बताया था 1 मॉड्यूल कंप्राइजेस ऑफ 400 मार्क्स. तो 400 मार्क्स में आपको मिनिमम 50% लेके आना पड़ेगा. यानी कि 400 में से मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 200. अगर 199 होगा तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे. एक तो ये क्राइटेरिया है. लेकिन 200 या टोटल का 50% होने के साथ साथ हर पेपर में भी मिनिमम 40 मार्क्स जरूर होने चाहिए. ईच पेपर शुड कैरी मिनिमम 40 मार्क्स. दैट मीन्स सपोज आपके टोटल मार्क्स हैं 210, तो ओवरऑल 50% वाला क्राइटेरिया तो पास हो गया. लेकिन पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 में सपोज पेपर नंबर 2 में आपके मार्क्स हैं 36, लेकिन टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 210. क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे मॉड्यूल 1? नहीं कर पाएंगे. भले ही आपका टोटल 50% के ऊपर है, लेकिन एक पेपर कोई ऐसा हो गया जिसमें आपके मार्क्स क्या है? 40% से कम. सो विल यू बी एबल टू क्लियर दिस ग्रुप? नो. क्या आपको फिर से ग्रुप देना पड़ेगा? यस. क्या सारे पेपर फिर से देने पड़ेंगे? हाँ, सारे पेपर फिर से देने पड़ेंगे. अगर किसी पेपर में आपके 60 या उससे ऊपर आ गए, किसी पेपर में आपके 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा आ गए, तो वो पेपर आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं. वो पेपर क्या हो जाता है? दैट पेपर इज़ देन एग्जेम्प्ट. अगर 60 या उससे ऊपर आ गए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन अगर 60 नहीं आए, मान लीजिए यहाँ पे आपके आए थे कितने? 58. ठीक है, 58 मार्क्स ही आए थे. तो मान लीजिए टोटल अगर मैं कह रही हूँ कि 210 मार्क्स आए, जिसमें पेपर 1 में 58 आ गए, पेपर 2 में 36 आ गए, पेपर 3 में मान लीजिए आपके आ गए हैं 55. ठीक है, पेपर 3 में 55 आ गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं 61. तो आप देखिए क्या होगा. क्या पेपर नंबर 4 एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ग्रुप तो पास नहीं हुआ. कैन यू सी ग्रुप पास क्यों नहीं हुआ? समझ में आया सबको ग्रुप पास क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि टोटल तो 50% के ऊपर है, लेकिन एक पेपर है जिसमें 40 से कम रह गए. तो क्या ग्रुप पास होगा? नहीं होगा. क्या कोई पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ. कौन सा पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा? पेपर नंबर 4. लेकिन सपोज यहाँ पे आपके थे, सपोज यहाँ पे थे आपके 59 मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे थे 59 मार्क्स. तो अब देखिए ज़रा, 58 एंड 36 एंड 59, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स होंगे? फिर 57 हो जाएंगे. देखो, यस. अब ये बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो गई. कैन यू सी? पेपर 1, 3, 4 तीनों ही 60 के आसपास थे, लेकिन 60 थे नहीं किसी में, और एक में 36 है. तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर फिर से देने पड़ेंगे. चारों पेपर फिर से देने पड़ेंगे, जबकि आपका टोटल 50% के ऊपर है. 200 भी होता तो पास हो जाते. 210 है, पास नहीं हो पा रहे हैं. क्यों नहीं हो पा रहे पास 210 पे? बिकॉज एक पेपर में 40 से कम रह गए. आई होप इट इज क्लियर. सो सेम गोज फॉर मॉड्यूल 1 एज वेल एज मॉड्यूल 2. ठीक है, अगर आप मॉड्यूल 1 इंडिविजुअली दे रहे हो या मॉड्यूल 2 इंडिविजुअली दे रहे हो तो ये सिचुएशन है. लेकिन अगर आप बोथ मॉड्यूल्स एक साथ देते हो, जो कि आपके लिए अभी नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज, अगर आप दोनों मॉड्यूल्स एक साथ देते हो तो यानी कि आप कितने नंबर का पेपर देने जा रहे हो? 800 नंबर का. तो आपको पास होने के लिए 800 में 400 चाहिए. 800 में 400. उसके बाद अगर मान लीजिए आपका मॉड्यूल 1 में 220 आ गया है, मॉड्यूल 1 में सपोज कितना आ गया है? 220. तो मॉड्यूल 1 में अगर 220 आ गया है आपका, और मॉड्यूल 2 में अगर 180 भी आ रहा है, तो भी आप बोथ ग्रुप पास मान लिए जाएंगे. जबकि मॉड्यूल 2 में आपका 50% क्राइटेरिया देखो नहीं है भाई. 400 में 220 आए और अगले 400 में 180. तो मॉड्यूल 2 अगर अकेले देखें तो क्या 50% मार्क्स हैं उसमें? नहीं, पास नहीं हो रहे हो आप. लेकिन जब आप दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हो तो 400 में 400 में नहीं, 800 में 400 होने चाहिए. तो 800 में तो 400 हो गए ना, 220 और 180 मिला के.
इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन अभी आपको किस पे फोकस करना है? यू आर गोइंग टू गिव जस्ट 1 मॉड्यूल, तो आपको किस पे फोकस करना है? इस बात पे फोकस करना है कि 400 में कितने 200 और इंडिविजुअल मार्क्स कितने, सब में मिनिमम 40 ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि आप एक यहाँ पे देख रहे हो सिचुएशन, बोथ मॉड्यूल्स देने का एडवांटेज क्या हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि ग्रुप 1 में 187 है और ग्रुप 2 में 216 है। तो इंडिविजुअली ग्रुप 1 देखा जाए तो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि 200 नंबर नहीं है, लेकिन दोनों मिला के क्या 400 के ऊपर हो रहे हैं, 400 नंबर हो रहे हैं, तो दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे, राइट? बट हम लोगों को अभी किस पे फोकस करना है? जस्ट ऑन मॉड्यूल 1, बिकॉज अपने को दिसंबर में एलिजिबिलिटी फिलहाल किसकी है? एक मॉड्यूल की। ओके, सो अब पूरा कोर्स पर सबको क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं? एवरीबडी इज क्लियर? ओके, नाउ कम्स कि हम लोग अब जैसे जुलाई एंड में हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, मान लीजिए समवेयर बाय द एंड ऑफ जुलाई बिगनिंग ऑफ अगस्त। सो हाउ आर वी गोइंग टू कंप्लीट आवर सिलेबस? मॉड्यूल 1 का किस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर आउट करेंगे? सो फॉर दैट ओनली क्रक्स एकेडमी इज देयर, वी आर देयर, वी टुगेदर विल वर्क इट आउट। तो जो स्टडी प्लान आपका रखा जाता है वो क्या? Every day you will have 4 classes, almost 4 hour plus classes. Every day you will have 4 classes. That means all 4 subjects, your JIGL, company law, SBEC and tax laws, all 4 subjects you will be studying daily. This hardly will find anywhere else, because generally 2 या 3 subject हो सकता है, 2 ही subject लोग take up करके चलते हैं, but here because of the blend of technology and everything, what pattern we keep is that you will have all 4 classes daily. So that will give us a very big push in completing our syllabus well in time, because daily you will be having 4+ hours classes, which will all be live classes plus a live connect with the teacher for your complete doubt discussion, practice of the chapters that you are doing, past year paper solving, all that will go hand in hand. ये सब हम लोग एंड के लिए नहीं रख के चलेंगे कि बाद में करेंगे, नो, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाता है उसके सारे डिस्कशन साथ में होते चले जाते हैं। ओके, सो समवेयर लाइक इफ यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स इन डिसम्बर, समवेयर बाय अक्टूबर we will aim at completing the syllabus entirely of all the 4 papers of module 1 by beginning or mid of October we complete. So इसका मतलब एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले हम लोग सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। सो अगर हमारे पास 1.5 महीने के ऊपर है, 1.25-2 महीने हमारे पास होंगे, सो यू नो हम लोग एक पूरा अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। जैसा एंड में आप देख रहे हो फुल सीरीज, यूनिट टेस्ट जो होते हैं आपके चैप्टर के बाद होते ही रहते हैं, एंड में हम लोग जाके एक पूरी सीरीज लेते हैं जो आपकी फुल 100 मार्क्स की सीरीज होती है, बिल्कुल वैसे ही जो आप ICSI में फेस करते हो, एंड दैट इज़ हाउ we are able to match up and get the results. Exams are held in last 10 days of December. तो आप देखो अगर हम लोग अक्टूबर मिड में सिलेबस ख़त्म करते हैं अपना और दिसंबर मिड के बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 महीना आपके हाथ में होते हैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए। Are you getting that? From October mid to December mid, almost 2 months for your home study, for your own table study, for revising everything that you have already done. So this is the pattern that we follow here, so that well in time we are able to complete with the syllabus. Okay, so now जैसे traits हम लोग पहले भी discuss कर चुके हैं, the very very important things जो company secretary course या कोई भी professional course आपको करने के लिए चाहिए, सबसे important चीज़ है regularity. Be it anything, every day you have to make every day count. हम हर दिन पढ़ेंगे, कम ही पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, but I will not be out of touch with my books even for a single day. That is regularity. Regularity also means जो स्टडी टाइम टेबल आपने सेट करा है, जो आपको अकेडमी से सेट करके दिया गया है, आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे, आप उसको बंक नहीं करोगे. सो रेगुलरिटी, and then of course hard work and dedication has to be there along with that time management. दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी मतलब जो काम बड़े बड़े कर रहे हैं, उनके पास भी तो 24 आवर्स ही होते हैं और हमारे पास भी भाई 24 आवर्स हैं. ऐसा तो है नहीं कि किसी को ज़्यादा टाइम मिल गया है, उतने ही आवर्स में उतने ही सनराइज टू सनसेट में ज़्यादा टाइम मिल गया, ऐसा तो नहीं. सो टाइम मैनेजमेंट, so that you can balance your study life and your personal life equally well.
बिकॉज स्ट्रेस लेके भी काम नहीं हो सकता है, लोड लेके भी काम नहीं हो सकता है कि हम परेशान हो रहे हैं, परेशान ही हुए जा रहे, पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही है. सो यू कांट स्टडी दैट वे. So how you have to achieve that balance, that will also be shared with you while your classes. Your teachers will be telling you, me, Amar sir, all will be telling you how you have to balance your time, how you have to manage your time, so that in an easy going happy manner, without taking any stress, easy going manner में आप अपना syllabus complete कर सको, revise कर सको, अपनी series दे सको और finally exams के लिए appear कर सको. Okay? So इन दो बातों पे बहुत ज़्यादा focus करना है. Dedication और hard work I am sure आप लोगों में ऑलरेडी है, बिकॉज ऑलरेडी CS EAT आप क्लियर करके आ रहे हो, तो ये दोनों ट्रेड्स तो आ ही चुके हैं, ये दोनों ट्रेड्स तो आ ही चुके हैं. अब थोड़ा सा आपको किसके ऊपर और वर्क अपॉन करना है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड रेगुलरिटी. ओके, सो द मेथडोलॉजी दैट वी फॉलो एट क्रक्स एकेडमी, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम रन करते हैं. ऑफलाइन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है पैंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए, गवर्नमेंट की परमिशंस पे, बट जैसे अलाउ होता है वो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है. बट उसके साथ साथ ऑनलाइन मेथडोलॉजी भी चलती रहेगी. अगर फेस टू फेस क्लासेस अलाउड ही नहीं होंगी तो ऑनलाइन चलता ही रहेगा. फेस टू फेस अलाउ होने के बाद भी ऑनलाइन चलेगा. जिस बच्चे को फेस टू फेस पढ़ना हो वो फेस टू फेस पढ़ेगा, जिसको ऑनलाइन कंफर्टेबल लग रहा हो वो ऑनलाइन पढ़ेगा. तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी. मतलब ऐसा नहीं हो कि फेस टू फेस स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. बोथ विल रन पैरेलल. ओके, कोई स्टूडेंट मान लीजिए बाहर है, वो उस दिन फेस टू फेस नहीं आ पा रहा है क्लास अटेंड करने, तो वो अपना ऑनलाइन अटेंड कर सकता है. या कोई शहर के ही बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट है, तो उनके लिए एडवांटेज हो जाता है. ओके, सारी लाइव क्लासेस आपकी होंगी, प्लस एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो अकेडमी की तरफ से आपको मिलता है वो है क्रक्स ऐप. सारे लिंक्स आपसे आप शेयर कर लिए जाएंगे. क्रक्स ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हो. जैसे जैसे जो क्लासेस क्लासरूम टीचिंग में कंप्लीट हो जाती हैं, as soon as the classroom teaching for that chapter is completed, that entire chapter is uploaded for you on the app. If you want to brush through the topic again, if you want to go back and study few of the topics again in that chapter, particular question solving आप देखना चाहते हो, तो you can refer the app और उसमें सारी क्लास आपके पास hands on reference के लिए available होती है. So that is a very very big benefit. All your seniors जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, they have really given us very good inputs and positive feedback that app is a very very big support for them. Okay, so then classroom teaching के अलावा जो exercises आप करते हो, homework आपको मिलता है, revisions होते रहते हैं, revision lecture आपको ऐप पे सारे दे दिए जाते हैं, chapter by chapter tests होते रहते हैं, उनका analysis आपके साथ discuss होता है, so that you can keep a track and monitor your own performance. Okay, then another feature of the app, that is जो ऐप आपको मिलता है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, MCQ टेस्ट, वो सारे ऐप के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं. तो उससे क्या होता है, डिटेल्ड एनालिसिस आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग. ओके, ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही ली आपके साथ. एक और टर्म जो यहाँ पे नया आ रहा है, जिसके ऊपर अभी तक हम लोगों का डिस्कशन नहीं हुआ है, वो है ये, बहुत ज़्यादा रख के चलना पड़ेगा, पेशेंस, बहुत ज़्यादा. देयर विल बी टाइम्स, देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा कुछ भी और हो सकता है, ये नहीं हो सकता. बहुत आ जाता है वो टाइम, हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता है हम कर पाएंगे. ये वो टाइम है जहाँ पे आपको डीप ब्रेथ लेनी है और पेशेंस रखना है. बिकॉज कई डेज ऐसे होते हैं जब आपको लगेगा लो इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं, कर लेंगे, तो कई डेज ऐसे भी हो जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा नहीं यार टफ हो रहा है, नहीं कर पाएंगे. सो पेशेंस इज़ द की. अगर आप धैर्य से काम लेंगे, धैर्य मतलब अपने आप को संभाल के चलेंगे, पेशेंटली चलेंगे, तो सब कुछ अचीव हो जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़रा सी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी. एंड अल्टीमेटली यू विल इमर्ज आउट एज अ टफ प्रोफेशनल. टफ प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? टफ प्रोफेशनल वो होता है जिसको कोई भी स्थिति तोड़ नहीं सकती. मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, हम ऐसे हो जाते हैं कि हम उनको फेस करते चले जाते हैं, फेस करते जाएंगे, फेस करते जाएंगे, और फेस करते करते हम उन मुश्किलों को क्या कर लेते हैं, फिर ओवरकम कर लेते हैं. ओवरकम करने का मतलब क्या हुआ? मुश्किल पीछे रह जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं. सो ये जो पूरे कोर्स करिकुलम होते हैं CS के, ये इसी तरह से बनाए गए हैं. ऑफ कोर्स वो आपको एकेडमिकली तो स्ट्रॉन्ग करते ही करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. यू लर्न दैट आर्ट of managing yourself in times of difficulty,
इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हो. सो ये बहुत बड़ा ट्रेट है, ये समझ लो हिडन बेनिफिट है. डू यू नो द वर्ड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट शब्द का मतलब होता है जो चीज़ सामने है. तो आप CS बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, ये तो एक्सप्लिसिट बेनिफिट है ही. इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो छुपा हुआ है लेकिन छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन है. तो इम्प्लिसिट बेनिफिट क्या है? You make a beautiful person out of yourself when you pursue such courses, because you become very strong mentally, emotionally, physically once you are pursuing these courses. Actually, that is my personal experience that I have had while doing my professional courses, that you become a completely changed person, and changed for the good. You become more mature, you become more understanding, cool, calm. ये सारे personality traits आपके बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली जनरेट होते चले जाते हैं व्हेन यू आर परस्यूइंग दीज कोर्सेज. ओके, सो December 2021, here we come, that we should say, and it's July end time, and we should be starting aiming for December 21. Okay, so that's all from my side. Thank you very much. These are the numbers. You can take a click of this slide if you want to, and note the numbers. Also, you can follow us on Facebook, Twitter, Instagram on the links that you see over here. Crux के ऐप का लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा. Okay, all right. Thank you very much for attending the session. I'll see you in the class.